हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम आरसीसी में एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन देखेंगे। एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब तक हमने सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस किया, डबली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस किया। उसमें हमने स्टडी क्या की थी कि एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें दो ही टाइप के, हम जो एलएसएम के अंदर दो ही टाइप के सेक्शन कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले जब एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इसका, तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस सेक्शन को। एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन, एनालिसिस ऑफ फ्लैंज सेक्शन में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको? अंडर बैलेंस सेक्शन को। बैलेंस सेक्शन क्या होते हैं और कैसे कंसिडर किए जाते हैं? बैलेंस सेक्शन। अब देखो, बैलेंस सेक्शन क्या होते हैं? एक ऐसा टाइप का सेक्शन जिसमें कंक्रीट और स्टील क्या होती है? साइमल्टेनियसली फेल होती है। मतलब अपनी मैक्सिमम जो परमिसिबल लिमिट है उस पर कंक्रीट और स्टील एक साथ पहुंचते हैं। तो देखना ध्यान से कि जब बैलेंस सेक्शन हम डिजाइन करेंगे तो बैलेंस सेक्शन में टी बीम में क्या होगा? टी बीम में जब बैलेंस सेक्शन को डिजाइन करोगे तो देखो, बैलेंस सेक्शन का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था? एक्सियल लिमिटिंग इक्वल्स टू, बैलेंस सेक्शन के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आती है और एक्सियल लिमिटिंग इक्वल्स टू हमारे पास आया था। देखो मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ बैलेंस सेक्शन के लिए। एक्सियल लिमिटिंग इक्वल्स टू 700 अपॉन 0.87 FY प्लस 1100 इंटू डी। मतलब ये आपकी सेक्शन की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सेक्शन की डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है, बट सेक्शन की विड्थ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये AST प्रोवाइडेड है। ये आपकी डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव डेप्थ। तो ये तक का पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ तक का इफेक्टिव डेप्थ। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ फ्लैंज। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ, ये हो जाएगा विड्थ ऑफ वेब, सॉरी, और ये हो जाएगा विड्थ ऑफ फ्लैंज। इसको हम इफेक्टिव से दिखाते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखना यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? डेप्थ ऑफ फ्लैंज। मान लेते हैं इसकी जो बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में जो न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है वो कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, और न्यूट्रल एक्सिस जब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे और स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा। यहाँ पर हम बैलेंस सेक्शन जब बात करते हैं तो हम स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं। बैलेंस सेक्शन किस पे बेस्ड होता है? स्ट्रेन डायग्राम से कैलकुलेट किया जाता है। तो बैलेंस सेक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। ये कुछ स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पर बैलेंस सेक्शन के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.0035। तो देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब एक्सियल लिमिटिंग निकालते हो, जब इस फॉर्मूले में अलग अलग ग्रेड की वैल्यू रखोगे तो ग्रेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग F4 FE4 FE250 के लिए एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? 0.53D। फॉर FE415 इसके लिए एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? 0.48D। फॉर FE500 एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? 0.46D। इस तरीके से आप क्या करते हो? अलग अलग ग्रेड के लिए आप D की वैल्यू रख के आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। बैलेंस सेक्शन का केस चाहे सिंगली रेनफोर्स बीम हो, चाहे डबली रेनफोर्स बीम हो, चाहे टी बीम दे रखी हो, उसमें तीनों केस में सेम होता है। अब हम बात करेंगे इसकी जगह अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होते हैं? एक ऐसा सेक्शन जिसमें स्टील सबसे पहले फेल होता है। क्लियर है? स्टील सबसे पहले फेल होगा। तो देखो ध्यान से, यहीं पर हम इसको थोड़ा अंडर रेनफोर्स सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। चलो वापिस ही बनाएंगे डायग्राम। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आपको क्या कंसीडर करना है? अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में क्या मान रहे हो? अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अब देखो, अंडर रेनफोर्स होगा तो टी बीम बनाओगे, टी बीम के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज में भी लाई कर सकती है, वो वेब में भी लाई कर सकती है। तो बेसिकली हमारे पास मेजर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो केस बन के आते हैं, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस मे बी लाई इन फ्लैंज, मे बी लाइज इन फ्लैंज और मे बी लाई इन वेब। अब बात करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करके चलेंगे फर्स्ट केस को कि न्यूट्रल एक्सिस इज लाई इन द फ्लैंज। ए पार्ट व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, ये हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं इस केस को। और अज्यूम करेंगे तो देखना ध्यान से, इसका जो डायग्राम बनेगा वो टी बीम का कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा।
ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टील, ये विड्थ ऑफ वेब, यहाँ से आपके पास इफेक्टिव, ये क्या आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ तक सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट तक, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास बी इफेक्टिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखना ध्यान से, न्यूट्रल एक्सिस क्या बोल रहे हैं हम, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रही है, फ्लैंज में। न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लैंज में लाई करेगी तो ये फ्लैंज पार्ट हो गया, देखो ये वाला पार्ट क्या होता है, फ्लैंज होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, वेब, और न्यूट्रल एक्सिस किस में लाई करी है, फ्लैंज में। तो फ्लैंज के अंदर हम न्यूट्रल एक्सिस बना देते हैं, ये हमने न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में बना दी। तो यहाँ पर जब ये लाई करेगी तो देखना इसमें कुछ स्पेशल केस बनता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। इसका हम स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं, स्ट्रेस डायग्राम, देखना ध्यान से, ये कुछ ऐसा बन के आएगा। लिमिट स्टेट मेथड के केस में ये टेंशन फोर्स हो गया, ये आपका कंप्रेशन फोर्स हो गया। यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.45 FCK। यहाँ पर जो डेप्थ होती है आपकी, ये जो डेप्थ होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, XU, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये वाली जो डेप्थ होती है, ये वाली क्या होती है 0.42 XU, और जब कंप्रेशन और टेंशन फोर्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं डायरेक्टली, लीवर आर्म, और लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होती है, टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक की इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, D - 0.42 XU। अब देखना एक चीज़ और, क्या होता है जब भी आप रेक्टेंगुलर बीम की बात करते हो, उनमें हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में जब अजम्पशन पढ़ा था, तो अजम्पशन में क्या होता है कि जब न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर लाई करती है, मतलब उसका जो टेंशन में जो एरिया आता है कंक्रीट का, तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं। तो इसका मतलब उससे नीचे चाहे जैसी शेप हो वो मैटर नहीं करती है। ये हम पहले भी बात करके आ चुके जब हमने टी बीम की स्टार्टिंग की थी। तो देखना ध्यान से, जब हमने स्टार्टिंग की थी टी बीम की, तो उसमें ये वाला पार्ट, मतलब इससे बिलो, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो का पार्ट कंसीडर नहीं होता। तो देखना कंसीडर नहीं होता, जब मैं इतने पार्ट को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो ऊपर मेरे को कैसी शेप दिख रही है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये जो शेप है वो हमें कैसी शेप दिख रही है, ये हमें रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, और इसीलिए उसका जो कंप्रेशन जोन जैसा दिखता है बीम को वैसे ही डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक नोट की चीज़ याद रख सकते हैं, नोट में एक पॉइंट डाल सकते हो, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, न्यूट्रल एक्सिस किस में, फ्लैंज में, देन व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज, देन जो टी बीम है या फ्लैंज बीम है, फ्लैंज बीम में कौन सी, टी बीम, फ्लैंज बीम इज ट्रीटेड एज रेक्टेंगुलर बीम। इसको कैसा ट्रीट किया जाएगा, रेक्टेंगुलर बीम की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसको जो भी जितना भी एनालिसिस होगा वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह होगा। तो देखना, जब भी यहाँ पर हमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी थी, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्चुअल लिमिटिंग, और एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट करने के लिए अभी हम पहले भी बात करके आ चुके हैं, तो एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, आपको एक्सयू की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करते हैं, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करेंगे। अब ये बताओ, ये आपके पास रेक्टेंगुलर बीम की तरह है, तो इसका जो कंप्रेशन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.36 FCK B इंटू XU। अब यहाँ पर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कितनी दे रखी है, B इफेक्टिव दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको B को B इफेक्टिव, और टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.87 FY इंटू AST। इस बार टेंशन फोर्स की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी, टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.87 FY इंटू AST। अब देखो ध्यान से, दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो 0.36 FCK B इफेक्टिव इंटू XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, XU कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होगा, B इफेक्टिव गिवन होगा, FY गिवन होगा, AST गिवन होगा, XU आ जाएगा। अब देखो XU आ गया, उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में ही है। तो देखो ध्यान से, अगर XU की वैल्यू ये है और डेप्थ ऑफ फ्लैंज ये है, इसका मतलब XU अगर न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लैंज में लाई करेगी, तो उस केस में डेप्थ ऑफ फ्लैंज हमेशा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब जो चेक लगाना होगा वो हम इससे लगा सकते हैं चेक के लिए कि XU ऑलवेज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि XU की वैल्यू
जो एक्सयू आया है वो दैट इज लेस देन डी एफ है, तो चेक ओके है और हम इसमें प्रोसीजर में आगे चले जाएंगे। क्लियर है? अब अगर ओके नहीं है, इन केस एक्सयू ग्रेटर देन डी एफ आ जाता है, एक्सयू ग्रेटर देन डी एफ आ जाता है, तो यह असम्पशन फेल हो जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो देखना थर्ड पॉइंट, यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर हमने निकाल दिया कि एक्सयू लेस देन डी एफ भी आ गया और यहाँ पर सेक्शन भी कैसा हो गया, अंडर एनफोर्स हो गया। तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखना कैसे होगी, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन mu इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो देखना फोर्स अगर मैं कंप्रेशन साइड से निकालूंगा इसको, तो कंप्रेशन फोर्स आएगा इंटू लीवर आर्म, और कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.36 FC के बी इफेक्टिव इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस लीवर आर्म कितना है, डी माइनस 0.42 एक्सयू। सिमिलरली अगर हम टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो क्या कर देंगे T इंटू लीवर आर्म, दैट इज T की वैल्यू कितनी है 0.87 FY इंटू AST इंटू लीवर आर्म कितना है D माइनस 0.42 XU। यहाँ पर अगर हमारा केस ओके होगा तब हम इस प्रोसीजर में जाएंगे, अगर ओके नहीं होगा तो हम नेक्स्ट अजम्पशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या मानेंगे, न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पार्ट, और उस अजम्पशन से कंसिडरेशन करेंगे। देखो अंडर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हम सेकंड केस की स्टडी कर रहे हैं। अंडर एनफोर्स सेक्शन में सेकंड केस क्या था कि जब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करती है, वेब में, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन वेब पार्ट। न्यूट्रल एक्सिस किस में लाई कर रही है, वेब पार्ट में लाई कर रही है। तो वेब पार्ट में जब लाई करेगी तो उसमें दो कंडीशन बनती है। जैसे देखना एक डायग्राम बनाते हैं छोटा, तो जिसमें क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जब लाई करेगी वो वेब पार्ट में यहाँ भी लाई कर सकती है, वो यहाँ भी लाई कर सकती है और यहाँ भी लाई कर सकती है, कहीं भी लाई कर सकती है। तो जिसमें क्या होगा कंसीडरेशन में कि जब न्यूट्रल एक्सिस कहीं भी लाई कर सकती है, तो उस केस में क्या हो सकता है यहाँ पर कि जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो एक बार तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो इससे बाहर जा सकता है इस पोर्शन से, और एक बार क्या हो सकता है जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो इसी पोर्शन के अंदर रह जाए, मतलब फ्लेंज पार्ट के अंदर रह जाए। तो मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, मतलब एक बार तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है वो यहाँ तो मतलब जो फ्लेंज वाला पोर्शन है वो तो एक बार तो रेक्टेंगुलर पोर्शन को क्रॉस कर जाएगा, और सेकंड बार में क्या रहेगा कि वो रेक्टेंगुलर पोर्शन में ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो इस फ्लेंज पार्ट के अंदर ही रह जाएगा। मतलब ये दो केस बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कंडीशन लिख सकते हैं कि एक्सयू इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लेंज। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाई कर रही है तो एक्सयू ये हो गई और ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज हो गई। तो एक्सयू ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लेंज तो होगी दोनों ही केस में, बट उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी। देखना क्या कंडीशन लगेगी, ये वाला पार्ट कितनी होती है इसकी, अगर हम लेंथ निकालें तो ये वाले पार्ट की लेंथ होती है 3/7 टाइम्स ऑफ एक्सयू। इसका मतलब एक बार तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो ग्रेटर देन हो जाएगी 3/7 एक्सयू से, एक बार क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो लेस देन रह जाएगी 3/7 एक्सयू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लेंज इज ग्रेटर देन 3/7 एक्सयू, और एक बार क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लेंज इज लेस देन इक्वल्स टू 3/7 एक्सयू। इन दोनों कंडीशन पर हम आगे बात करेंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस करेंगे कि दोनों ही पार्ट से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखना अब जो हम सेकंड केस करने जा रहे हैं, जब न्यूट्रल एक्सिस वेब पार्ट में थी उसका केस 1 डिस्कस करेंगे, जब एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ है और डेप्थ ऑफ फ्लेंज की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3/7 एक्सयू है। तो देखो लेस देन इक्वल्स टू 3/7 एक्सयू का मतलब क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, मतलब देखो क्या होता है, स्ट्रेच डायग्राम बनता है उसमें दो पार्ट बनते हैं, एक रेक्टेंगल होता है एक पैराबोला होता है। जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो इसकी फ्लेंज से ज़्यादा आता है, तो उसको उस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस केस में हमारे पास क्या क्या होता है। देखना ध्यान से क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको जो डेटा दे रखा है, एक विड्थ ऑफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज दे रखी है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज डेप्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ तक है, तो ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपको यहाँ तक दे रखी है। फिर ये विड्थ ऑफ वेब दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, AST दे रखी है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमने जो बनाया है ये स्ट्रेन डायग्राम है। ये क्या है, स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेन डायग्राम के साथ साथ हमने यहाँ पर बनाया है स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम कैसा दिखेगा उसके बारे में बात की है। तो देखना यहाँ पर जो स्ट्रेन डायग्राम है उसमें ये जो पोर्शन है आपका, इसमें जो स्ट्रेन डायग्राम है, देखना ध्यान से,
स्ट्रेन डायग्राम में आउटर मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.0035 और यहाँ जो टेंशन स्ट्रेन है उसकी वैल्यू होती है, अगर अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो उसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ग्रेटर देन इसलिए होती है क्योंकि सेक्शन कैसा कंसिडर किया जाता है, दैट इज अंडर एनफोर्स सेक्शन। क्लियर है? तो अंडर एनफोर्स सेक्शन में पहले स्टील फेल होता है, इसलिए स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट से बाहर निकल जाता है। तो देखना ध्यान से, ये इसका कंबाइंड स्ट्रेस डायग्राम बनाया गया है। स्ट्रेस डायग्राम में आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेस की वैल्यू है, यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है वो 0.45 FCK, फिर यहाँ पर नेट कंप्रेसिव फोर्स C दिखाया गया है, यहाँ पर T फोर्स दिखाया गया है। अब देखना इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी कुछ न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट कर रही थी, कुछ इस जगह एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको आप दो तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दो तरीके से कैसे कर सकते हो देखना, या तो आप इतना पूरा सेक्शन एज्यूम कर लो, इसको करो और इन दोनों पार्ट को माइनस कर दो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि देखो ये जब पार्ट माइनस करोगे तो इधर स्ट्रेस डायग्राम में कैसा दिखेगा, पैराबोला, और पैराबोला की कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करके हम ऐसे पार्ट में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी फ्लैंज को अलग कर लेंगे, पूरी की पूरी फ्लैंज को अलग नहीं, पूरी की पूरी वेब को अलग कर लेंगे फ्लैंज में से भी। तो वेब वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें देखो वेब में जितना एरिया कंसीडर हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर AST1 मान लिया। यह हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि AST1 कितना है, ठीक है। तो AST1 एरिया ऑफ स्टील इसके कॉरस्पॉन्डिंग इतना है। तो देखो यहाँ पर कुछ C1 फोर्स एग्जिस्ट करेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब स्ट्रेस डायग्राम बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर पूरे में मटेरियल है इसीलिए कंप्लीट स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। अब उसके बाद क्या किया, इतना पार्ट तो बाहर निकाल चुके, तो ये टी बीम में से इतना पार्ट बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास फ्लैंज के दो पार्ट बचे। ये जो BW माइनस कर दिया B इफेक्टिव में से, तो इसका आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ यहाँ तक बनना चाहिए था, यहाँ तक बनना चाहिए था, तो कुछ ऐसा बनता, कुछ इस तरीके से बनता। बट यहाँ पर मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी के कारण से यहाँ पर ये स्ट्रेस डायग्राम नहीं बनेगा, और स्ट्रेस डायग्राम नहीं बनेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें इतना स्ट्रेस डायग्राम विजिबल होगा, जो कि क्या होगा, आपका एक रेक्टेंगुलर पार्ट विजिबल होगा, और इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सियल लिमिटिंग, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एक्सियल लिमिटिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सियल लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.53D, 0.48D एंड 0.46D corresponding to Fe250, Fe415 एंड Fe500। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कैलकुलेशन ऑफ एक्सयू। तो एक्सयू की जब कैलकुलेशन करोगे तो एक्सयू की कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। एक्सयू की कैलकुलेशन के लिए मुझे कुछ यहाँ पर फोर्स नोन होने चाहिए, और फोर्स नोन कौन कौन से होने चाहिए, C1 फोर्स नोन होना चाहिए, T1 फोर्स नोन होना चाहिए, C2 फोर्स नोन होना चाहिए, और T2 फोर्स नोन होना चाहिए। तो देखना यहाँ पर मैं C1 फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। देखो क्या होता था, जब भी हम निकालते थे फोर्स की वैल्यू तो वहां पर हम एक फॉर्मूला काम में लेते थे, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू कोरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ दैट सेक्शन। तो देखो यहां पर इस कंप्लीट स्ट्रेस डायग्राम का तो हमने एनालिसिस कर रखा है, दैट इज 0.36 FCK B इंटू एक्सयू। अब यहां पर जितनी इसकी कोरस्पॉन्डिंग विड्थ होती है स्ट्रेस डायग्राम की वो कंसिडर कर ली जाती है, और विड्थ कितनी है, BW विड्थ ऑफ वेब। अब C2 फोर्स की अगर बात करें तो देखो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम का मतलब ये वाला, ये जो पार्ट आ रहा है आपको विजिबल हो रहा होगा, तो इसका स्ट्रेस डायग्राम का एरिया लेंगे तो एरिया क्या दिखेगा हमें, 0.45 FCK इंटू 0.45 FCK इंटू ये डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के इक्वल, तो ये एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम हो गया। इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी हो जाएगी, B इफेक्टिव माइनस BW, क्योंकि इतनी पूरी ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ दोनों कंसीडर होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, B इफेक्टिव माइनस BW। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ में क्या लिख देंगे, B इफेक्टिव माइनस BW। अब अगर टेंशन फोर्स की बात करें तो देखना एक्चुअली T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है 0.87 FY, और एरिया कितना है AST1, और T2 फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.87 FY, सेम स्ट्रेस वैल्यू है, इंटू AST2। तो दोनों को जब ऐड करेंगे T इज इक्वल्स टू, तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन रह जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0.87 FY इंटू AST1 प्लस AST2। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे 0.87 FY इंटू AST। तो यहाँ पर हमारे पास टेंशन फोर्स की नेट टेंशन फोर्स की वैल्यू आती है 0.87 FY इंटू AST। तो अब यहाँ पर जब एक्सयू निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन फोर्स क्या करेंगे, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करेंगे, C इज इक्वल्स टू T,
और सी इक्वल्स टू टी करेंगे तो सी की वैल्यू है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू टी। C1 की वैल्यू है 0.36 FCK BW इंटू XU प्लस C2 की वैल्यू है 0.45 FCK इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज इंटू B इफेक्टिव माइनस BW इक्वल्स टू टेंशन फोर्स की वैल्यू है 0.87 FY इंटू AST। यहाँ से आप क्या कर लोगे, XU कैलकुलेट कर लोगे। और जैसे ही आपके पास XU आएगी आप चेक लगाओगे, यहाँ पर क्या चेक लगाओगे, चेक क्या लगाओगे, पहले चेक करोगे XU की वैल्यू ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, पहली चीज ये चेक करोगे XU ग्रेटर देन DF होना चाहिए। फिर सेकंड चेक लगाओगे कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3/7 XU है। अगर ये ओके है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। अगर कंडीशन एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो हम इस पार्ट को यहीं छोड़ देते हैं और आगे की तरफ चल देते हैं। ठीक है, थर्ड केस की तरफ। तो यहाँ पर अभी तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे करेंगे देखना, MU क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो देखना फोर्स इंटू लीवर आर्म को डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट डायग्राम था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लीवर आर्म 1 ये हो जाएगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग लीवर आर्म 2 ये हो जाएगी। अब बात आती है कि ये डेप्थ कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी है XU, तो कंप्रेशन फोर्स कितनी डेप्थ पर एक्ट करता है 0.42 XU पर, और यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है DF, तो ये डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी DF/2 पे, DF/2 पे एक्ट कर रहा होगा। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 लिखूँ तो लीवर आर्म 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लीवर आर्म 1 होगा, ये इफेक्टिव डेप्थ D में से 0.42 XU जाएगा तो कितना बचेगा D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU। अब लीवर आर्म 2 की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो लीवर आर्म 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो लीवर आर्म 2 कितना दिखेगा, ये इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ में से ये कितना पोर्शन जाएगा DF/2 का, तो यहाँ पर लीवर आर्म 2 आ जाएगी आपकी D माइनस DF/2 से कैलकुलेशन कर देंगे तो आपके पास लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 आ गई। तो यहाँ से जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। तो देखो C1 इंटू लीवर आर्म 1, तो C1 कितना है आपके पास 0.36 FCK BW इंटू XU इंटू लीवर आर्म 1 की वैल्यू है D माइनस 0.42 XU प्लस C2 फोर्स की वैल्यू है 0.45 FCK इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज इंटू विड्थ कितनी थी B इफेक्टिव माइनस BW इंटू D माइनस DF/2। इससे कैलकुलेशन यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो बात हुई कंप्रेशन साइड से कैसे निकालेंगे। अगर इन केस आपको ये बोल दे निकालो ही निकालो टेंशन साइड से, तो टेंशन साइड से इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखते हैं। देखना ध्यान से कि यहाँ पर जब टेंशन साइड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान से, इस डायग्राम में मैं डिनोट कर रहा हूँ, क्या होगा, C1 फोर्स कुछ यहाँ लग रहा होगा और C2 फोर्स कुछ यहाँ लग रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पर आप ऐसा मान लो C1 फोर्स कुछ यहाँ एक्ट कर रहा होगा और C2 फोर्स कुछ यहाँ पर एक्ट हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं y1 और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं y2। क्लियर है। तो हम इन दोनों फोर्स की कंबाइंड न्यूट्रल एक्सिस कंबाइंड सेंट्रोइड निकालेंगे दोनों फोर्स का। तो वो कैसे निकलेगा, तो दोनों फोर्स का कंबाइंड सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, y बार निकालेंगे कि ये फोर्स जो C फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से। y बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C1y1 प्लस C2y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, y1 ये रहा आपके पास, y2 ये रहा, C1 ये रहा आपके पास, C2 ये रहा, वैल्यू रखोगे y बार आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो MU फ्रॉम टेंशन साइड इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो देखना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की D माइनस y बार लीवर आर्म हो जाएगी आपकी। तो इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस y बार लीवर आर्म होगी। बट हाँ, हम इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को टेंशन साइड से प्रीफर नहीं करते हैं,
बट यहां पर हम हमेशा ट्राई ये करेंगे कि कंप्रेशन साइड से सारी कैलकुलेशन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखेंगे, वो केस सेकंड होगा जब XU ग्रेटर देन DF तो होगा, बट DF की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 3/7 XU से, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन से बाहर निकल जाएगी। देखना ये न्यूट्रल एक्सिस जब वेब पार्ट में थी उसका केस 1 हम स्टडी कर चुके थे, केस 2 के बारे में देख रहे हैं। केस 2 क्या था, जब XU ग्रेटर देन DF हो और DF की वैल्यू भी क्या हो जाए 3/7 XU से बड़ी हो जाए। तो देखना ध्यान से, इस केस में क्या है, एक टी बीम शो की गई है जिसमें जनरल जो उसके नोटेशन होते हैं, ये विड्थ ऑफ वेब हो जाएगी, ऊपर वाले इफेक्टिव विड्थ नोटेशन दी गए हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। अब देखना ध्यान से, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम में ये किसके लिए बनाया गया है, ये अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए बनाया गया। हम मान के चले अंडर एनफोर्स सेक्शन है, ये स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा, ये स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, होता क्या है इसमें कि स्ट्रेन डायग्राम जहां पर स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 होती है वहीं तक का पोर्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7 XU, और पैराबोलिक डेप्थ ऑफ पैराबोलिक सेक्शन कितनी होती है 4/7 XU, मतलब ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी 4/7 XU। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर ये कंबाइंड स्ट्रेस डायग्राम दिखाया गया इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं इस डायग्राम को, अगेन हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, वेब और फ्लैंज में। तो वेब जो पार्ट है, वेब पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग देखना BW पार्ट, इसमें से इसके अंदर से भी BW का सेक्शन पूरा कट कर लिया गया है, ये वाला पार्ट पूरा कट करके बाहर ले आया है। बाहर ले आए तो BW वाला सेक्शन है, उसमें कोरस्पॉन्डिंग उसका AST1 प्रोवाइड कर दिया। हमें नहीं पता, हमने बस जस्ट एक जनरल लिखा है कि AST1 इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ होना चाहिए, मतलब C1 फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ कुछ एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू है 0.45 FC के, यहाँ पर T1 हो गया, यहाँ पर C1 फोर्स हो गया। अब बात करते हैं, इसमें से वेब वाला पूरा पोर्शन तो है ही नहीं, तो ये बचा फ्लैंज का पार्ट। बी इफेक्टिव फ्लैंज की टोटल विड्थ थी, उसमें से ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट होगा BW का, तो ये कितना बचेगा बी इफेक्टिव माइनस BW, और दोनों साइड इक्वल पार्ट है तो बी इफेक्टिव माइनस BW डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखना, इसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो देखना रेक्टेंगुलर जो पोर्शन था वो इस फ्लैंज के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब इस बार इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट तो यहाँ तक तो पैराबोलिक दिखेगा, और ये वाला पार्ट क्या दिखेगा, पार्शियल। ये ऊपर वाला पार्ट तो रेक्टेंगुलर दिखेगा, नीचे वाला पार्ट क्या दिखेगा आपको, पैराबोलिक दिखेगा, पार्शियली पैराबोलिक। इस शेप को कहते हैं ट्रंकेशन शेप, ट्रंकेशन शेप। तो देखना, इस ट्रंकेशन शेप का एक्चुअली एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया, जब भी हमारे कोई डिजाइन या एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर IS 456 अपनी रिकमेंडेशन देता है। IS 456 के अकॉर्डिंग क्या है कि यहां पर इसने क्या बोला, इसको आप एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस मान लो, मतलब इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होता है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होने के बाद में जो YF है उस वो एक नई डेप्थ कंसिडर होती है। ठीक है, ये YF की वैल्यू, ये जो YF है इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगी, ऑलवेज लेस देन क्या होगी, डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगी। तो देखना ध्यान से, इसको अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, YF का उसने एक फॉर्मूला दिया, YF इज इक्वल्स टू 0.65 DF प्लस 0.15 XU। क्या दिया, 0.65 DF प्लस 0.15 XU। रोकना मत, रोकना मत। तो जो YF है वो कितना है आपके पास, 0.65 DF प्लस 0.15 XU है। तो अब देखना, ये YF का IS कोड ने फॉर्मूला दे दिया कि ये कहता है YF आपको ऐसे कंसीडर करना है। अब देखो, सबसे पहले इसमें C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं, अगेन C1 फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो C1 फोर्स के लिए तो सेम जो पिछला केस किया गया वैसे का वैसा आएगा, क्योंकि देखो सेम डायग्राम है, विड्थ ऑफ वेब, एरिया ऑफ स्टील, C1 फोर्स 0.45 FC के, ये जो डेप्थ होगी ये XU के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे C1 फोर्स की वैल्यू थी वो पिछले वाले की तरह सेम हो जाएगी, 0.36 FC के BW इंटू XU, ये हो जाएगी। अब C2 फोर्स की वैल्यू के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इंटू कोरस्पॉन्डिंग विड्थ। तो इस बार आपको ये स्ट्रेस डायग्राम कंसीडर नहीं करना, आपको स्ट्रेस डायग्राम कौन सा लेना है, ये, क्योंकि कोड ने क्या कहा था, इस डेप्थ को रिड्यूस करके आप ये डेप्थ मान लो, और स्ट्रेस कितना मानोगे 0.45 FC के यूनिफॉर्म स्ट्रेस, और YF की वैल्यू कुछ ये हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो हम C2 की वैल्यू लिखेंगे वो क्या आ जाएगी, 0.45 FC के इंटू YF, 0.45 FC के इंटू YF, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम हो गया, इंटू कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ कितनी आ जाएगी। यहां से जब कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ देखेंगे तो बी इफेक्टिव माइनस BW का पार्ट दिखेगा। देखो विड्थ कितनी दिख रही है,
ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट कितना दिखेगा, बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू, बी इफेक्टिव में से बी डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, C1 C2 आ गया। तो यहाँ से अब देखते हैं यहाँ पर कि टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो टेंशन फोर्स रिमेन्स पिछले वाले की तरह सेम रहेगा, तो T1 फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.87 Fy इंटू AS T1 और T2 फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.87 Fy इंटू AS T2। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, यहाँ से T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा 0.87 Fy इंटू AST। ये आपके पास टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं इसके अंदर और भी डेटा की, दैट इज देखना ध्यान से, C1 फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, ये टॉप कंप्रेशन फाइबर से Y1 डेप्थ पर एक्ट कर रहा होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो डेप्थ होगी ये लीवर आर्म 1 होगी, लीवर आर्म 1 भी निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ से इस फोर्स में ये कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, ये Y2 डेप्थ पर एक्ट कर रहा होगा, ये इन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कह देंगे, लीवर आर्म 2 कह देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें निकालना क्या होता है, सबसे पहले हम XU की वैल्यू निकालें और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो XU की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ XU जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंशन फोर्स करेंगे, और कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू T। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ, दैट इज 0.36 FCK BW इंटू XU प्लस 0.45 FCK इंटू YF इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ B इफेक्टिव माइनस BW इक्वल्स टू 0.87 Fy इंटू AST। ये टेंशन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो YF की वैल्यू है वो आपको क्या कंसीडर करनी है, YF की वैल्यू को आपको ये कंसीडर करना है, ये जो YF की वैल्यू दी गई है। अब आपको इसमें डेप्थ ऑफ लेंस तो पता है, यहाँ पर XU रख दोगे, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन के बाद क्या आ जाएगा, XU का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जैसे ही XU का रिजल्ट निकल के आएगा हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, और चेक क्या होगा हमारा, यहाँ पर चेक के लिए सबसे पहले चेक करेंगे XU ग्रेटर देन DF है, फिर देखेंगे DF ग्रेटर देन 3/7 XU तो है ना। अगर ये दोनों चीज़ ओके है तो उसके बाद हम जाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। कंप्रेशन साइड कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो MU फ्रॉम कंप्रेशन इज इक्वल्स टू C1 फोर्स है इंटू लीवर आर्म 1 है, प्लस C2 फोर्स है इंटू लीवर आर्म 2 है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 की वैल्यू लिख देते हैं, लीवर आर्म 1 लीवर आर्म 2। तो लीवर आर्म 1 कितना होगा, ये अपना फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में ये वाली डेप्थ कितनी होती है 0.42 XU, तो ये वाला कितना बचेगा D माइनस 0.42 XU, D माइनस 0.42 XU। ये वाली डेप्थ कितनी है, ये इसकी CG पर एक्ट करेगा तो ये YF/2 हो जाएगी, तो ये डेप्थ कितनी बचेगी, रिमेन्स D माइनस YF/2। ये टोटल डेप्थ कितनी है D, तो ये वाली डेप्थ कितनी बचेगी D माइनस YF/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे D माइनस YF/2। जैसे ही हम यहाँ पर XU कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, YF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और YF की वैल्यू को यहाँ रख देंगे जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, रख दो वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FCK BW इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK इंटू YF इंटू B इफेक्टिव माइनस BW इंटू D माइनस क्या था YF/2। ये तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड कैलकुलेट हो गया। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड को देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें C1 और C2 फोर्स तो आपने लिख लिए होंगे, तो यहीं रफ कर रहा हूँ, तो देखना कैसे कैलकुलेट होंगे। हमें यहाँ पर Y1 और Y2 की रिक्वायरमेंट होगी। देखो जो नेट कंप्रेसिव फोर्स होगा वो कुछ यहाँ से आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से Y बार के डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा होगा। तो Y बार की जब डिस्टेंस पर एक्ट करेगा हमें ये Y1 चाहिए, इसके लिए तो Y बार कैलकुलेट करने के लिए हमें Y1 चाहिए, और Y1 की वैल्यू होती है 0.42 XU, और Y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी YF/2। तो यहाँ से हम दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जो नेट कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, पोजीशन ऑफ नेट
compressive force from outermost compression fiber। आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर से जो हमारे नेट कंप्रेसिव फोर्स है वो कहां पर एक्ट कर रहा है उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। दैट इज y बार इज इक्वल्स टू C1y1 प्लस C2y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, हमारे पास y बार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स और नेट टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये हमारे लिए लीवर आर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम टेंशन साइड तो क्या आएगा, mu फ्रॉम टेंशन साइड इज इक्वल्स टू फोर्स, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0.87 Fy इंटू AST इंटू 0.87 Fy इंटू AST इंटू यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, D टोटल डेप्थ है, D में से यहाँ पर y बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो लीवर आर्म कितनी आ जाएगी D माइनस y बार। तो ये कितना हो जाएगा D माइनस y बार। और यहाँ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे टेंशन साइड से। अब इसके बाद में इसी पर बेस्ड हम इसके कुछ न्यूमेरिकल फॉलोअप करेंगे, वो साथ साथ बीच बीच में लेक्चर अपडेट होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। हमारे पास आने वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स रहेगा और फ्लैंज बीम की डिजाइन रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।